194 193 इतनी कंट्रीज को यूनाइटेड नेशंस ने मान्यता दी, हम 190 भी मान के चलें कि अगर 190 कंट्रीज भी पूरे वर्ल्ड में है, एक आंकड़े के हिसाब से एग्जांपल, तो 190 में 50 कंट्री की जितनी संपत्ति है उतना वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है। इसके बाद भी भारत का मुसलमान रो रहा है, इसके बाद भी भारत का हर मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है, उच्च शिक्षा नहीं है। अभी भी आपको सड़कों पे बहुत सारे ऐसे बच्चे दिख जाएंगे जो बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, ऐसी झुग्गियां दिख जाएंगी जो बसाई गई हैं। तो 50 कंट्रीज की जो संपत्ति है वो जाती कहाँ है, वो किसके पास है, उसका मजा कौन ले रहा है, वो कौन उस पर अय्याशी कर रहा है। तो ये बिल न्याय संगत बिल है और उन करोड़ों मुसलमानों के लिए है जो इतने दिनों से वंचित थे और इनको हर तरीके से सुविधाओं से, रिसोर्सेज से दूर रखा गया था। भारत सरकार कोई भी बिल लेके आए, इनको अपनी छाती पीटनी ही है। लेकिन कोई भी बिल आता है तो कुछ लोगों की आदत होती है छाती पीटने की। जैसे राम मंदिर आएगा, राम मंदिर पे फैसला, तो ये पहले से ड्रामा शुरू कर देंगे। लेकिन देखिए राम मंदिर में कुछ नहीं हुआ। अनुच्छेद 370 पे, उस पे भी यही नाटक। CANRC पे, उस पे भी नाटक। ट्रिपल तलाक हलाला पे, उस पे भी ये नाटक। इनको आदत हो गई है कि सरकार कोई, अरे देश के 75 साल आज़ादी को हो गए, आज तो भाईचारे की बात करिए आप। और मैं सब मुसलमानों को नहीं कहती, लेकिन जिन जिन लोगों का आप नाम ले रही हैं वो सिर्फ देश में भड़काने का काम करते हैं। कल कोई ये ऐसा ना कह दे कि जो पृथ्वी है, जो गोल है, ये पूरी वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी और गजनी और औरंगजेब ने, इनके अब्बू जानों ने जाने और मरने से पहले वो अर्थ भी इन्हीं को देके गए। तो मतलब आप क्या बात कर रहे हैं, उसका कोई लॉजिक है कि नहीं? इससे अच्छा बिल आ ही नहीं सकता। हम हर धर्म की इज्जत करते हैं, लेकिन जो धर्म 1400-1500 साल पहले आया, आप उसके पहले के गांव को भी कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति। और सबसे हास्यप्रद सुनिए, इनका ऐसा अभी मैंने कहीं और पढ़ा और सुना और तथ्य के साथ कह रही हूँ, पूरे जिम्मेदारी के साथ, भेट द्वारका, गुजरात के भेट द्वारका के 2 द्वीप, उसको भी ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो इस्लाम आया 1400 साल पहले, लेकिन भेट द्वारका की 2 द्वीपों को भी ये कहते हैं कि ये मतलब कृष्ण जी की जो जगह है। आप सोचिए कि वेदों पुराणों में जो जिसका वर्णन है, वो कृष्ण जी के जो जगह है, वो भेट द्वारका के 2 द्वीप, वो भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो हंसने वाली बात है। और सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग, वो भी वक्फ बोर्ड की है। और तो और संसद भी वक्फ बोर्ड का है। और सुन लीजिए, विश्व के सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी जी, उनका घर भी वक्फ बोर्ड का है। तो भाई जब ये विश्व के इतने अमीर आदमी, भारत के इतने ताकतवर, इतने अमीर आदमी, अगर वो उनका घर क्लेम कर सकते हैं, तो आम आदमी का इन्होंने पिछले कई सालों में क्या किया होगा और किस तरीके से गरीब वंचित परिवारों की संपत्तियों को इन्होंने लूटा होगा। ये बहुत बड़ा विषय है। और मैं कहती हूँ कि ये जो चेंजेस आए, वो चेंजेस बहुत अच्छे हुए। कहीं ना कहीं मुसलमानों को और गैर मुस्लिम लोगों को भी अधिकार मिला है। देश भर में ऐसी बहुत सारी जमीनें वक्फ बोर्ड की हैं जो पर्सनल कार्यों के लिए यूज हो रही हैं। उसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल होना चाहिए, धर्म के काम होने चाहिए, वहाँ वो नहीं हो रहे। वहाँ रिसोर्ट बने, वहाँ होटल बने, वहाँ उससे कमाई हो रही है। अच्छा, कमाई की सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए क्या है। ये लोग ये कहते हैं कि अभी जैसे बहुत सारे लोग छाती पीट रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। एक आंकड़ा है, 2019 में 5.78 लाख करोड़ का की संपत्ति थी, आमदनी थी 151 करोड़। याद रखिएगा, 2019 में 151 करोड़ की आमदनी हुई, जो सबसे ज्यादा है। अब आ जाइए 2024, कितने साल बाद? 5 साल बाद। 5 साल बाद संपत्ति 99% बढ़ गई। जो संपत्ति 5.78 लाख करोड़ की थी, जो संपत्ति थी, वो संपत्ति इनकी हो गई 80.7 लाख। संपत्ति जो है वो उतनी संपत्ति बढ़ गई, 99% संपत्ति बढ़ गई। उस समय इनकी आमदनी कितनी थी? 151 करोड़। संपत्ति 99% बढ़ी। पता है आमदनी कितनी बढ़ी? आमदनी बढ़ी नहीं, आमदनी घट के 1.3 करोड़ हो गई। 1.3 करोड़ हो गई। तो आप ये सोचिए कि कल मेरे पास 1 लाख बिल्डिंग थी, मैं सबसे 1-1 रुपया लेती थी तो 1 लाख रुपए कमाती थी। अब मेरे पास 1 करोड़ बिल्डिंग हो गई, तो मेरी कमाई कितनी होनी चाहिए 1 रुपए के हिसाब से? नहीं, मेरी कमाई 54 हो गई। तो ये जरा समझाएं कि वक्फ बोर्ड में जो 54 का हिसाब है कि संपत्ति तो हमारी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारी आमदनी 54 पे आ जाएगी। तो ये 54 छाप लोग जो वहां बैठे हुए हैं, जो लोगों का हक मारते थे, उनको ही परेशानी है इस बिल से। आम आदमी, आम मुसलमान बहुत खुश है। देखिए, सबसे पहले तो इस बिल का स्वागत करते हैं हम सभी लोग, क्योंकि ये न्याय संगत बिल है। ये एक ऐसा बिल है जो लाखों करोड़ों मुसलमान जो अपने अधिकारों से वंचित थे, ऐसे गरीब मुसलमान, ऐसे आगा खानी मुसलमान, ऐसे बैकवर्ड क्लास के मुसलमान, ऐसे गरीब तबके के मुसलमान जिनके अधिकारों को वर्षों से दबाया गया, जिनके नाम पे वक्त की संपत्तियां मिली, जिनके स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल होने चाहिए थे, मुसलमान बच्चे जो हैं वो अच्छे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ें, अच्छे टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बनाए जाएं, वक्त की संपत्ति को एजुकेशन, शिक्षा, धर्म के कामों में भी यूज़ किया जाए। उस तरह की चीज़ें ना होके कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे, कहीं ना कहीं मुसलमानों के नाम पे, कहीं कहीं एक वक्त
का एक ऐसा बिल बनाया गया जिसमें सिर्फ लूट का काम हुआ, सिर्फ चोरी का काम हुआ, सिर्फ बेईमानी का काम हुआ। तो मुझे लगता है कि मुसलमानों के साथ आज पूरा देश बहुत खुश है, क्योंकि एक मुसलमान तबका जो आप सोचिए कि मैं अब एक जगह पढ़ रही थी कि हमारे पास वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो भारत में भारत सरकार की जो डिफेंस और रेलवे की जमीन है उसके तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा। और अगर हम ये मान लें कि एक 194 193 इतनी कंट्रीज को यूनाइटेड नेशंस ने मान्यता दी, हम 190 भी मान के चलें कि अगर 190 कंट्रीज भी पूरे वर्ल्ड में है एक आंकड़े के हिसाब से एग्जांपल, तो 190 में 50 कंट्री की जितनी संपत्ति है उतना वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है। इसके बाद भी भारत का मुसलमान रो रहा है, इसके बाद भी भारत का हर मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है, उच्च शिक्षा नहीं है। अभी भी आपको सड़कों पे बहुत सारे ऐसे बच्चे दिख जाएंगे जो बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, ऐसी झुग्गियां दिख जाएंगी जो बसाई गई हैं। तो 50 कंट्रीज की जो संपत्ति है वो जाती कहाँ है, वो किसके पास है, उसका मजा कौन ले रहा है, वो कौन उस पर अय्याशी कर रहा है। तो ये बिल न्याय संगत बिल है और उन करोड़ों मुसलमानों के लिए है जो इतने दिनों से वंचित थे और इनको हर तरीके से सुविधाओं से रिसोर्सेज से दूर रखा गया था। लेकिन वहीं असुद्दीन ओवैसी हैं, वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के अधिकार हैं वो छीन लिए जाएंगे इस बिल के जरिए। साथ में उन्होंने बिल की जो कॉपी थी वो भी फाड़ दी लोकसभा सांसद में, और ये भी कहा कि इस बिल के जरिए हमारे मस्जिद मदरसे जितनी भी दरगाह हैं वो भी सब बीजेपी के हाथ में आ जाएंगी। और वो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की जमीन देख के लालच में आ रही है। अब ये बिल तो पारित हो गया लेकिन प्रदर्शन जारी रहेगा। पहले तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का इस बिल से कोई लेना देना नहीं है। भारत में जो आज सरकार है 2024 में भारत की जनता ने जिसको चुना है, जो प्रधानमंत्री है, जिन्होंने सरकार बनाई है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, भारत की सरकार ये बिल लेके आई है। और बिल पहले से था, अमेंडमेंट हुआ है एक्ट 1995 एक्ट के तहत। देखिए हैदराबाद की आपने बात की, हैदराबाद का एक आंकड़ा लेके आई हूं मैं, वफ्त की जितनी संपत्ति पूरे देश में है उसका अकेले 30% संपत्ति सिर्फ अकेले हैदराबाद में है। आप समझ लीजिए कि 77,000 प्रॉपर्टी हैदराबाद में है। भारत की वफ्त राजधानी मानी जाती है हैदराबाद को, सबसे अमीर बोर्ड है हैदराबाद का। और 5 ऐसे स्टेट जिसमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा वफ्त अमीर है। तो इन स्टेट्स में मुसलमानों की क्या हालत है। और ओवैसी साहब को जो तकलीफ हो रही है उससे इस तरह के भी इल्जाम लगाए जाते हैं कि ओवैसी साहब के पास खुद के पास वफ्त बोर्ड की बहुत सारी संपत्ति है। इस तरह की बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे और न्यूज में चल रही हैं, इसलिए उनको ज्यादा घबराहट हो रही है। क्या तकलीफ है, और ओवैसी साहब को जो तकलीफ है वो शायद इसीलिए हो रही है कि सबसे अमीर बोर्ड जो हैदराबाद का है, ऐसा ना हो कि उनके नाक के नीचे से चला जाए। और इसमें अब डीएम भी शामिल हो गए, इसमें सरकारें भी शामिल हो गई, संशोधन भी हो गया। और सबसे अच्छी बात जो मुझे बार बार लगती है, देखिए मैं तो खैर इस बिल को अभी भी पूर्ण बिल इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि हमारे देश में आर्टिकल 15 ये कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव हमारे देश में नहीं हो सकता। अगर आप माइनॉरिटी हैं तो माइनॉरिटी 15 करोड़ 17 करोड़ वाला सिर्फ माइनॉरिटी नहीं है, 0.4 का वो जो जैनी बैठा है ना अपने घर, वो भी ये सोचता होगा कि यार माइनॉरिटी तो मैं भी हूँ। 15 करोड़ वाले, 17 करोड़, 18 करोड़, 20 करोड़ वाले खुद को माइनॉरिटी बोलते हैं, 0.4 वाले खुद को माइनॉरिटी नहीं बोलते। क्रिश्चियंस माइनॉरिटी नहीं है, बौद्ध माइनॉरिटी नहीं है, पारसी माइनॉरिटी नहीं है, सिख माइनॉरिटी नहीं है। इनके लिए क्या कोई ऐसा ट्रिब्यूनल है जो धर्म के आधार पे वक्फ बोर्ड के जो केसेस हैं, जो संपत्ति के केसेस हैं, जो वक्फ बोर्ड, संपत्ति नहीं, संपत्ति के लिए तो आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं, वक्फ बोर्ड की जो केसेस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूनल सुनेगा अभी तक। और अभी तक वही 7 लोग बैठाए जाते थे, इन्हीं के साथ मौलवी, मौलाना, मैनेजर और 7 तरह के लोग बैठते थे, वही आपका फैसला करेंगे। तो आपको लगता है कभी पीड़िता को न्याय मिलेगा? अब जिले का डीएम भी उसमें इन्वॉल्व है, गैर मुस्लिम लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, 2 महिलाएं भी उसमें रहेंगी। और जो लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि इस बिल में डीएम को शामिल क्यों किया, इस बिल में महिलाओं को शामिल क्यों किया और गैर मुस्लिम को क्यों किया, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि केरला में एक गांव में 600 परिवार जिसमें हिंदू भी हैं और क्रिश्चियंस भी हैं। हिंदू छोड़ दीजिए, हिंदू नाम सुनते ही इनको आग लग जाती है, हिंदुओं को किनारे करते हैं। माइनॉरिटी की बात करते हो तो अगर माइनॉरिटी की बात करते हो तो माइनॉरिटी में मुसलमान भी है जो 15-17 करोड़ 20 करोड़ है, खुद को माइनॉरिटी कहता है। चलिए ठीक है, आपको संविधान से अधिकार मिला तो आप माइनॉरिटी है। लेकिन वो जो 0.4 वाला जैनी है ना, वो भी माइनॉरिटी में, वो सिख और क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी में। तो जो केरला में 600 परिवार जिनके बाप दादा परिवार उस गांव में रहता था और अचानक से वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित हो जाती है, वक्फ बोर्ड उस पर क्लेम करता है कि ये पूरा का पूरा गांव 600 परिवार जो क्रिश्चियंस और हिंदू के रह रहे हैं वो सब वक्फ बोर्ड के हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रिब्यूनल जो इस समय है वो धर्म के आधार पे आपको ट्रिब्यूनल मिला है और आप वहां केस कर सकते हैं। वही 7 लोग आपका केस सुनेंगे तो आपको कैसे न्याय मिलेगा वो भगवान जाने। जो अभी तक लगभग 1500 साल पुराना, 1600 साल, एक तमिलनाडु का गांव है जो 1500 साल पुराना गांव है। जब इस्लाम की उत्पत्ति भी ऑफिशियली नहीं हुई थी, कहा जाता है 1400 साल पहले इस्लाम आया। देखिए
हम हर धर्म की इज्जत करते हैं। लेकिन जो धर्म 1400-1500 साल पहले आया, आप उसके पहले के गांव को भी कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति। और सबसे हास्यप्रद सुनिए, इनका ऐसा अभी मैंने कहीं और पढ़ा और सुना और तथ्य के साथ कह रही हूँ, पूरे जिम्मेदारी के साथ, भेट द्वारका, गुजरात के भेट द्वारका के 2 द्वीप, उसको भी ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो इस्लाम आया 1400 साल पहले, लेकिन भेट द्वारका की 2 द्वीपों को भी ये कहते हैं कि ये मतलब कृष्ण जी की जो जगह है। आप सोचिए कि वेदों पुराणों में जो जिसका वर्णन है, वो कृष्ण जी के जो जगह है, वो भेट द्वारका के 2 द्वीप, वो भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो हंसने वाली बात है। और सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग, वो भी वक्फ बोर्ड की है। और तो और संसद भी वक्फ बोर्ड का है। और सुन लीजिए, विश्व के सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी जी, उनका घर भी वक्फ बोर्ड का है। तो भाई, जब ये विश्व के इतने अमीर आदमी, भारत के इतने ताकतवर, इतने अमीर आदमी, अगर वो उनका घर क्लेम कर सकते हैं, तो आम आदमी का इन्होंने पिछले कई सालों में क्या किया होगा और किस तरीके से गरीब वंचित परिवारों की संपत्तियों को इन्होंने लूटा होगा। ये बहुत बड़ा विषय है। और मैं कहती हूँ कि ये जो चेंजेस आए, वो चेंजेस बहुत अच्छे हुए। कहीं ना कहीं मुसलमानों को और गैर मुस्लिम लोगों को भी अधिकार मिला। एक चीज और, आप सवाल पूछो उसके पहले मैं ही आपसे बता देती हूँ कि जो गैर मुस्लिम की बार बार बात हो रही है, गैर मुस्लिम क्यों रखे गए। देखिए, केरल में जो लोग 600 परिवार जिनका नाम मैंने लिया, तमिलनाडु में मैंने जिनका नाम लिया 1500 पुराना गांव जिसमें मंदिर भी है, मध्य प्रदेश में एक जिला है रायसेना, रायसेना का एक गांव है जिसमें पूरे गांव को ये कह दिया कि जी गांव खाली करो, ये तो पूरे वक्फ बोर्ड की जमीन है। शिवलिंग है, उसको कहते हैं ये भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। शिवलिंग भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। रायसेना जिले के गांव की, वो भी तुम्हारी पूरी संपत्ति है। तो वो सिर्फ मुस्लिम परिवार नहीं है जो इससे पीड़ित हैं, वक्फ बोर्ड की गुंडाई से, माफियागिरी से, इनके लैंड जिहाद से सिर्फ मुस्लिम नहीं पीड़ित है, हिंदू भी पीड़ित है। तो अगर 2 हिंदू रख दिए गए तो आपको क्या समस्या, क्या तकलीफ? वोट तो आप हिंदुओं से लेने भी जाते हैं। तो अगर हिंदू भी उसमें है तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संपत्ति सिर्फ मुसलमानों की कब्जा नहीं हुई है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरला, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं इस देश में जहां पे गैर मुस्लिम परिवारों की भी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड ने हड़पने का काम किया है। अच्छा, इकरा हसन ने जो सफ़ा की सांसद है, उन्होंने भी ये कहा है कि अभी तक की ईद की जो खुशियां हैं वो ख़त्म नहीं हुई थी, तो दूसरा ये फरमान लेके आ गए, ये अब हमारे लिए इतना बेकार कानून लेके आ गए जो मुस्लिमों की संपत्ति छीन लेगा, और हमारे जो दरगाह हैं, मस्जिदें, वो भी चली जाएंगी। बाकी नेताओं की तरह इन्होंने भी यही बयानबाजी की। देखिए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि जो नेता कल तक वक्फ बोर्ड में, जैसे लालू जी, आपने एग्जाम्पल एक नेत्री का दिया, मैं भी आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। लालू जी ने 2010 में संसद में खड़े होकर कहा था, मैं उन्हीं के शब्दों को कोट कर रही हूँ, 2000 संसद में अंदर वक्फ को लेकर बड़ा कड़ा कानून बनाने की वकालत करी थी लालू जी ने खुद। आज उन्हीं की पार्टी विरोध कर रही है। बहुत सारे लोग ऐसे विरोध करते हैं, ऐसे विरोध कर रहे हैं जो मुसलमानों के मसीहा होने का क्लेम करते हैं। तो आप अगर मसीहा होने का क्लेम करते हैं मुसलमानों को, तो आपके लिए वो गरीब मुसलमान जिसके अधिकारों के नाम पे वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे वक्फ बोर्ड के मेंबर्स अय्याशी करते थे। 200 बीघे जमीन, 200 एकड़ जमीन पे उत्तराखंड में रामगढ़ में बहुत बड़े बड़े नेताओं ने अपने होटल बना रखे हैं, रिसोर्ट बना रखे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन पे। देश भर में ऐसी बहुत सारी जमीनें वक्फ बोर्ड की हैं जो पर्सनल कार्यों के लिए यूज हो रही हैं। उसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल होना चाहिए, धर्म के काम होने चाहिए, वहां वो नहीं हो रहे। वहां रिसोर्ट बने, वहां होटल बने, वहां उससे कमाई हो रही है। अच्छा, कमाई की सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए क्या है। ये लोग ये कहते हैं कि अभी जैसे बहुत सारे लोग छाती पीट रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। एक आंकड़ा है, 2019 में 5.78 लाख करोड़ का की संपत्ति थी, आमदनी थी 151 करोड़। याद रखिएगा, 2019 में 151 करोड़ की आमदनी हुई, जो सबसे ज्यादा है। अब आ जाइए 2024, कितने साल बाद? 5 साल बाद। 5 साल बाद संपत्ति 99% बढ़ गई। जो संपत्ति 5.78 लाख करोड़ की थी, जो संपत्ति थी, वो संपत्ति इनकी हो गई 80.7 लाख। संपत्ति जो है वो उतनी संपत्ति बढ़ गई, 99% संपत्ति बढ़ गई। उस समय इनकी आमदनी कितनी थी? 151 करोड़। संपत्ति 99% बढ़ी। पता है आमदनी कितनी बढ़ी? आमदनी बढ़ी नहीं, आमदनी घट के 1.3 करोड़ हो गई। 1.3 करोड़ हो गई। तो आप ये सोचिए कि कल मेरे पास
1 लाख बिल्डिंग थी, मैं सबसे 1-1 रुपया लेती थी तो 1 लाख रुपए कमाती थी। अब मेरे पास 1 करोड़ बिल्डिंग हो गई तो मेरी कमाई कितनी होनी चाहिए 1 रुपए के हिसाब से? नहीं, मेरी कमाई 54 हो गई। तो ये जरा समझाएं कि वक्फ बोर्ड में जो 54 का हिसाब है कि संपत्ति तो हमारी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारी आमदनी 54 पे आ जाएगी। तो ये 54 छाप लोग जो वहां बैठे हुए हैं, जो लोगों का हक मारते थे, उनको ही परेशानी है इस बिल से। आम आदमी, आम मुसलमान बहुत खुश है। संविधान में जो छेड़छाड़ है, ये संजय सिंह ने भी कहा, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी कहा संविधान में छेड़छाड़ है। और अभी तो ये सब तो छोड़ो, अभी वक्फ बोर्ड में जो छेड़छाड़ की है, साथ में जो वक्फ बोर्ड के जरिए कई मदरसे हैं, जो मस्जिदें, उनको कब्जा किया जाएगा। अगली बारी है सिखों की, और सिखों जो सिख है और ईसाई, उनके फिर गुरुद्वारे हैं और चर्च हैं, उन पे भी फिर कब्जा जमाया जाएगा भाजपा सरकार के द्वारा। कल साफ साफ कह दिया गया लोकसभा में, माननीय होम मिनिस्टर साहब ने साफ शब्दों में कहा कि जितनी जो डिस्प्यूटेड लैंड है उस पर तो कार्रवाई हो सकती है, और ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, मतलब भविष्य में लागू होगा। अभी जो मस्जिद जहाँ पे है वो मस्जिद वहीं रहेगी, जो मज़ारे हैं उनको तोड़ा नहीं जाएगा। एक भी मस्जिद, वही वाली बात है जैसे सीए में कहते थे ना, सी आएगा कानून छिन जाएगा, कानून छिन जाएगा, मुसलमानों का अधिकार छिन जाएगा, सीए का कानून आते ही मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। एक भी मुसलमान का मुझे नाम बता दीजिए पूरे देश में जिसकी नागरिकता छिनी हो। सेम उसी तरीके वो होता नहीं कि अभी बच्चा हुआ नहीं, मुंडन की तैयारी शुरू हो गई, तो बस वही है, अभी सीए हुआ नहीं था, लागू नहीं हुए थे, लेकिन अटकलें शुरू, क्योंकि भ्रमित करना है जनता को, परेशान करना है। भारत सरकार कोई भी बिल लेके आए, इनको अपनी छाती पीटनी ही है। उसी तरह जब होम मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर लोकसभा में कह दिया, किरण रिजिजू साहब ने खड़े होकर लोकसभा में कह दीजिए, आप उनकी तो बात मानिए जिनको आप वोट देके वहां तक पहुंचाए, जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर है, जो कह रहे हैं कि आपकी मस्जिदों को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। और बार बार जो गैर मुस्लिम की बात हो रही थी, जो लोग कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम, देखिए गैर मुसलमान, ये भी स्पष्ट किया, गैर मुसलमान जो रखे जाएंगे वो काउंसिल में रखे जाएंगे। वो आपकी वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो सही से चल रही है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन जो मैनेजेरियल काम होता है, जो प्रशासनिक काम होता है, उस काम के लिए रखा है, देख रेख के लिए रखा है। आपके जहाँ पे भी आपके मजहब धर्म की बात आएगी वहाँ गैर मुस्लिम है ही नहीं, तो परेशान क्यों होना है? परेशान लेकिन वो है जिनको करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली थी, आंख के नीचे से करोड़ों संपत्ति जा रही है, क्योंकि हमने तो वक्फ का नाम लेके गरीब मुसलमान की शिक्षा के लिए लिया था। शिक्षा तो वहाँ चल नहीं रही, वहाँ तो होटल चल रहे हैं। समस्या उन लोगों को है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने भी कहा है कि अब भारी प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। और दूसरा, शाहीन बाग बनाने की बात तो पहले ही कह दी थी, अब तो कह रहे हैं किसान आंदोलन की तरह रोडें भी जाम करेंगे हम लोग, सरकार को झुका देंगे ये बिल को वापस करवाने के लिए और वापस उसको दफनाने के लिए। देखिए कोई भी बिल आता है तो कुछ लोगों की आदत होती है छाती पीटने की, जैसे राम मंदिर आएगा, राम मंदिर पे फैसला, तो ये पहले से ड्रामा शुरू कर देंगे, लेकिन देखिए राम मंदिर में कुछ नहीं हुआ। 300 अनुच्छेद 370 पे, उस पे भी यही नाटक, CA/NRC पे, उस पे भी नाटक, ट्रिपल तलाक हलाला पे, उस पे भी ये नाटक। इनको आदत हो गई है कि सरकार कोई, अरे देश के 75 साल आज़ादी को हो गए, आज तो भाईचारे की बात करिए आप। और मैं सब मुसलमानों को नहीं कहती, लेकिन जिन जिन लोगों का आप नाम ले रही हैं वो सिर्फ देश में भड़काने का काम करते हैं। देखिए एक और आंकड़ा है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, 800 सालों से, मतलब 12वीं शताब्दी से 800 साल जो मुगल ने हमारे पे राज किया, 1950 तक जो हमारे पास जमीनों का आंकड़ा है वो 50,000 एकड़ जमीन थी। 50,000 एकड़ जमीन थी 1950 तक, 12वीं शताब्दी से लेके 1950 तक, 800 साल मोटा मोटा मान लीजिए जब मुगलों ने राज किया। और 1950 से 2024 तक 9 लाख एकड़ जमीन, मतलब आप समझिए कि जमीन मल्टीप्लाई हर सेकेंड हो रही है, हर मिनट हो रही है, हर घंटे हो रही है, कमाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब धांधली तो पूरी तरीके से साफ साफ समझ में आते हैं। और कई जगह के, कई स्टेट के जो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन रहे हैं, जो अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने खुद क्लेम किया, जैसे उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, 2 राज्यों के, मैं टीवी डिबेट पे देख रही थी कि 2 राज्यों के अध्यक्षों ने खुद ये कहा है कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज का मिसयूज हुआ है। जिस काम के लिए वक्फ दिया जाता है, मतलब अल्लाह के नाम पे, ऊपर वाले के नाम पे, आप उसमें एक चैरिटी का काम कर सकते हैं, आप लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए बढ़िया, ताकि वो अपनी जिंदगी जी सकें, वो उनको शिक्षा है, अधिकार है, पढ़ाई लिखाई है, उनका स्वास्थ्य है, अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छे टेक्निकल जॉब्स हैं, टेक्निकल स्किल्स के लिए कुछ बनाइए, कुछ स्किल प्रोग्राम्स चलाइए, उसके लिए वो यूज़ नहीं हो रहा है। अब आप पर्सनल कामों के लिए वो प्रॉपर्टीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं। अच्छा हड़पी हुई ज़मीनें, जैसे
अंबानी जी का घर अगर ये हड़प सकते हैं, जो देश का इतने पावरफुल व्यक्ति हैं, तो आप सोचिए संसद पे क्लेम करते हैं। कल तो मैं विजय चौक से डिबेट करी थी, तो मैंने कहा किसी दिन ये कहेंगे कि विजय चौक भी इनका है। मतलब आप इनकी बेशर्मी की हद देखिए कि भेड़ द्वारका को भी कह सकते हैं कि 2 द्वीप मेरे हैं। कल को ये ऐसा ना कह दें कि जो पृथ्वी है, जो गोल है, ये पूरी वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी और गजनी और औरंगजेब ने इनके अब्बू जानों ने जाने और मरने से पहले वो अर्थ भी इन्हीं को देके गए। तो मतलब आप क्या बात कर रहे हैं, उसका कोई लॉजिक है कि नहीं? इससे अच्छा बिल आ ही नहीं सकता, क्योंकि इस बिल में आपके धर्म को कोई टच भी नहीं कर रहा है। ये सब कुछ एक न्याय संगत के तौर पे हो रहा है कि भाई जिनके साथ अन्याय हुआ उनके साथ न्याय होना चाहिए। आप किसी की भी संपत्ति पे हाथ रख दो और ये कह के ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अच्छा, आपने हाथ रख दिया और कह दिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जिस बेचारे के संपत्ति पे आपने क्लेम किया है, अब वो भागेगा ट्रिब्यूनल में। हर राज्य में जो ट्रिब्यूनल है वो ट्रिब्यूनल में भागेगा, और ट्रिब्यूनल में अगर वो ट्रिब्यूनल में वही 7 लोग इनके बैठे जहां से उसको कभी न्याय मिलना नहीं है। अब इनको समस्या ये है कि उसमें डीएम भी आ गया। अब एक देश में जितने जिले हैं उसमें जो डीएम है, जिला अधिकारी है, वो सारे जिले की देखरेख करता है, सारे जिले को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, पूरे जिले का ख्याल रखता है। क्या वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति का ख्याल नहीं रख सकता? तो डीएम के आने से आपको क्या समस्या, महिलाओं के आने से आपको क्या समस्या? हाँ, महिलाएं तो पहले भी थी, पिछले बिल में भी थी। महिलाओं के आने से इनको समस्या है कि उन्होंने इतने सालों तक, शाबानो केस आपको याद ही होगा, हमेशा हलाला के नाम पे, ट्रिपल तलाक के नाम पे महिलाओं को पैर की जूती समझा। अब महिलाओं को इतना बड़ा अधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने दे दिया, तो इनको तकलीफ तो होगी कि अरे महिलाएं हमारे पैरेलल कैसे बैठेंगी। गैर मुस्लिम, वो भाईचारे की आप बात करते हैं ना, तो आप दोनों तरफ से भाईचारे की बात करिए। भाईचारा हमने कसम खा रखी है कि भाईचारा हम ही निभाते रहेंगे। तो जितने बिल में जिन जिन लोगों को ऐड किया गया है, वो समाज को लेके पूरा ऐड किया गया है, क्योंकि ऐसा कोई बिल नहीं हो सकता धर्म के नाम पे जहां पे आपके ही 7 लोग बैठे, आप जब चाहे तब किसी की संपत्ति को हड़प लें, आपके खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि कोर्ट जाने का प्रावधान नहीं है। लिमिटेड केसेस में आप लिमिटेड केसेस में हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आपका ट्रिब्यूनल ही तय करेगा कि वो संपत्ति वक्त की है कि नहीं। आप ही लोग के लोग बैठे तो कहेंगे कि आपकी संपत्ति, आपको न्याय तो कभी वहां से मिलना नहीं है। तो जो ये गुंडागर्दी और मोनोपोली चलाते थे कि जिस चीज पे हाथ रख दो वो तो वक्त की हो गई, वो लाखों करोड़ों की है, हमारी संपत्ति हो गई। अब जिसकी बेचारे की वो ट्रिब्यूनल दौड़ता रहे, वो जीवन भर दौड़ता रहे, उसकी पुश्तें दौड़ते रहे, 1 साल के बाद कुछ हो भी नहीं सकता। तो वो जो केसेस में आप देखिए, बहुत सारे, जैसे मैं कर्नाटक का पढ़ रही थी, बैंगलोर में जितने केसेस हैं उसमें 90% केसेस अवैध कब्जे की हैं। तो ये अवैध कब्जा किसकी ज़मीनों पे हुआ है? या तो मुसलमान जो गरीब है, या गैर मुसलमान हिंदूज जो हैं, या माइनॉरिटीज़ के दूसरे लोग हैं। तो न्याय का अधिकार सबको है, न्याय का अधिकार सिर्फ इन्हीं को है जो वक्फ बोर्ड वाले हैं। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन मैम से आपसे ये है कि राहुल गांधी कहीं कल कुछ बोलते हुए नजर नहीं आया। हालांकि उनकी चीज़ें पहले से भी आ रही थी, वक्फ बोर्ड को लेकर प्रतिक्रिया आ रही थी उनकी पहले से, लेकिन कल कुछ खास उनको सुनने को नहीं मिला। उनको जो बात करते हैं अल्पसंख्यकों की आवाज़ की और मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने की, तो इस मुद्दे पर कुछ खास बात उनकी नजर देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष के पास शायद कुछ बोलने की 12 घंटे चर्चा चली। कल 12 बजे से लेके 12 बजे तक चर्चा चली, 1 बजे वोटिंग हुई, 2 बजने में 1 मिनट या 2 मिनट 157 158 हो रहा था तो बिल पास हुआ। रात के 2 बजे बिल पास होता है, 12 घंटे चर्चा होती है। विपक्ष को पूरा मौका दिया कि आप अपनी बात को रखिए। तो लोगों के पास क्या था? सपा के जो हेड हैं वो क्या बोलते हैं, अखिलेश जी, वो कहते हैं अमित शाह जी से कि अरे हमारे योगी जी के बारे में भी बोलिए। कह दिया, 2 टूक में बता दिया कि रिपीट हो रहे हैं, तो ज़्यादा खुश मत हो। मतलब जो वोट प्लीजिंग के लिए आपने 2027 का सोचा है ना कि हम वक्फ बोर्ड का विरोध करके हम वोट पालेंगे और हम एक सिर्फ पर्टिकुलर धर्म के नाम पे हम जीत जाएंगे। अच्छा, वोट आपको हिंदुओं का भी चाहिए होता है, दूसरी माइनॉरिटीज़ का भी चाहिए होता है, लेकिन खुश आपको किसी एक को ही करना है। तो ये जो बेतुकी बातें ये हमेशा कैमरे पे करते रहते, भ्रमित करते हैं मुसलमानों को, देश के मुसलमानों को। भैया, ये बिल जो है वो आपके लिए आया है, आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए आया है। आपके अधिकारों का जो हनन होता है, आपके अधिकारों के लिए न्याय संगत बिल है। लेकिन नेताओं के पास कल कुछ बोलने के लिए था ही नहीं, इसलिए या तो आधे नेता लेके भी बोला का अपना अध्यक्ष आपने अभी तक की चुना, तो आधे नेता आए नहीं थे, और जो आए थे वो बोले नहीं, आगे तो बाकी तो भागे भागे फिर रहे थे। आपके पास 12 घंटे का समय दिया गया था, आप बहस करते ना, आप चर्चा करते, आप पूछते कि इस बिल में क्या दिक्कत है, आप खामियां बताते, आप घेरते सरकार को, आप घेरते अमित शाह जी को। आपके पास कुछ था ही नहीं, तो जब कुछ नहीं है तो भ्रमित बातें करेंगे। ने 10 संशोधन खुद रखे थे, सामने रखे थे कि अध्यक्ष के सामने कि आप इनको एक बार सुनिए, इस पे भी चर्चा कीजिए। आप अभी जेपीसी चेयरमैन जो हैं जगदम्बिका पाल जी, उनका एक इंटरव्यू पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि ये पहला ऐसा जेपीसी की जो कमेटी है उसमें जितने भी सांसद थे, जितनी भी टीम मेंबर्स थे और जितने मेंबर्स थे, उन्होंने जो जो रिकमेंडेशन दी गई, जो जो कमियां बताई, खामियां बताई, जो कंसर्न बताए कि इसमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जो रिकमेंडेशन, सारे के सारे रिकमेंडेशन जेपीसी मेंबर द्वारा
डिस्कस किया वो सब कुछ इस बिल में है। तो जेपीसी का मतलब क्या है? 10 लोग इकट्ठा हुए, एक बिल पर चर्चा होनी, उस बिल की कमियां भी बताई, अच्छाइयां भी बुराइयां भी बताई, और फाइनली उस बिल को ओके करके ड्राफ्ट करके उसको पेश किया। तो आप जो चाहते थे वो सब कुछ तो हुआ। आपको तकलीफ किस बात की? तकलीफ इस बात की है कि मोदी जी कोई भी बिल लेके आएंगे तो उसका विरोध करना है। तकलीफ इस बात की है, पासवान ने कहा, हाँ बिल्कुल, चिराग पासवान ने यही बात कही ना कि भाई बेतुकी बात कर रहे हैं, विपक्ष आए, विपक्ष इस पे बहस करे, विपक्ष इस पे बात करे, लेकिन बेतुकी बात करनी है ये बताना कि सीए आ जाएगा तो नागरिकता छीन जाएगी। किसी की नागरिकता नहीं छीनी। आज 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, किसी की नागरिकता नहीं छीनी। उसी तरह से जैसे ये बिल पास होगा, मुझे तो लगता है राज्यसभा में भी बहुत आसानी से पास होना चाहिए, क्योंकि ये देश के में हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों तक जो अन्याय हो रहा था, उस अन्याय के लिए न्याय की लड़ाई है।